हमारे आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण ने कल बजट पेश किया था, वो आप सबने सुना है। इसलिए मैं कोई नई बात आप सबके सामने रखूंगा ऐसा नहीं है, लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे देश की जनता को कुछ विवेचन जरूर करना चाहिए। वो कुछ बातें मैं आप सबके सामने रखूँगा। जब 2013 तक जो 11 वर्ष कांग्रेस के शासन के हुए और फिर 14 से लेकर के 25 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, इस दरमियान क्या परिवर्तन हुआ है ये सब कुछ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये कुछ बातें मैं आपके सामने निवेदन करूंगा कि 2013 में व्यक्तिगत टैक्स देने वाले थे 1,25,00,000 लोग, जो अभी 2024-25 में व्यक्तिगत टैक्स देने वाले लोग बढ़ गए हैं 9.2 करोड़, यानी लगभग 9.5 करोड़ लोग टैक्स पेयर बन गए। इसका मतलब क्या मानते हैं कि गरीबी मिटी, टैक्स पेयर बढ़े। दूसरा, वास्तव में टैक्स देने वाले पहले थे 1%, अभी हो गए 8%। ये हमें कुछ भी बातें ऐसी है जो अपने ध्यान में रखने के लायक है। पहले 2000 जब कांग्रेस का शासन था तो प्रति व्यक्ति आय थी 23,203 रुपया, और अभी 2024-25 में हुई है 2,05,324 रुपया। ये परिवर्तन हुआ है। ये कुछ चीज़ें जो है जनता के बीच में ये बताने की ज़रूरत है, हमें पता चलना चाहिए। चाहे किसान को ले लें, मैं तो एमएसपी के मामले में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि पहले धान 550 रुपया, अभी 23-24 में 2,183 रुपया अंतर दिखता है साहब। ऐसे ही बाजरा 2003-04 में 505 रुपया, जो 23-24 में 2,500 रुपया। मक्का 2003-04 में 505 रुपया, अभी हुआ 2,090 रुपया। अरहर 3-4 में थी 1,360 और अभी हुई है 7,000। मतलब कोई कल्पना की जा सकती है कि कितना किसान को लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने और प्लानिंग किया है। मूंग, ये एमएसपी की बता रहा हूँ मैं आपको, 3-4 में 1,370, अभी हुआ है 8,558। उड़द पहले 1,370, अभी 6,950। देखिए, पहले के दशक में एमएसपी बहुत कम थी और अभी जो एमएसपी जो बढ़ाने का जो है रेट तेज हुआ है, खेती को लाभदायक बनाया है। उदाहरण के लिए तूर जो है वो 4,300 रुपये 13-14 में, और अभी हुआ है 7,550। ये चीज़ें जो है जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है। सड़क के मामले में हम तुलना करें कि 2013-14 में 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए, और अभी 1,50,000 से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे इसमें जोड़ा नहीं गया है, वो अलग है। ग्रामीण सड़कों का कनेक्शन PMGSY, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, वो अलग है। यानी इतना काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, इतना परिवर्तन, यानी 13-14 से लेकर और अभी जो स्थिति बनी है मोदी गवर्नमेंट के समय में, ये मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। रेलवे और मेट्रो 13-14 के अंदर ट्रैक का विद्युतीकरण था 30% और अभी हो गया 100%। रेलवे लाइन का विद्युतीकरण, यानी ये काम हुआ। नए स्टेशंस, नए रेल मार्ग, डबल ट्रैक, आपके प्लेटफॉर्म्स का विकास करना, विस्तार करना। पहले प्लेटफॉर्म्स की स्थिति क्या थी और आज क्या है, ये आप देखो। पहले हाई स्पीड ट्रेन जो थी वो 1-2-3 जगह थी, और अभी तो हाई स्पीड की मतलब 16 से अधिक शहरों में ट्रैक विद्युतीकरण भी पूरा हुआ। डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर भी बने। हवाई अड्डे जो है पहले दिल्ली था, मुंबई था, बेंगलोर था और हैदराबाद था, 10% था केवल, और अभी आप देखिए 100 से अधिक
हवाई अड्डे निर्माण हुए, हवाई पट्टियाँ बनी, नवी मुंबई, जेवर, गोवा, एयर ट्रैफिक, ये सारा का सारा जो है ये बढ़ा। ये देश के प्रधानमंत्री जी ने ये विकास का काम किया। ऊर्जा के मामले में देखें तो ऊर्जा के मामले में पहले 120 जीवी और उससे जाकर 180 जीवी तक था, और अभी हो गया आपके यानी 100% सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत ये काम किया, इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ाया। ये सारा काम जो परिवर्तन का है वो आईटी मामले में देखो तो पहले केवल बेंगलोर, हैदराबाद और लिमिटेड ब्रॉडबैंड और ये सारा कुछ था। अभी आपको कितना मिल रहा है ये आप सब देख सकते हैं कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में कनेक्शन हुआ, मतलब 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में। पहले शहरी तक ही सीमित था। अब ये सब जो है ये हमें जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है। बजट का जो आकार जो बढ़ा वो आप देखिए, पहले देखिए अगर रेलवे का बजट अलग होता था, हमने उसको शामिल भी किया और उससे जाकर के रेलवे का विस्तार करने में हमको धन की उपलब्धता सुनिश्चित हुई। अभी देखिए ट्रेनें कितनी बढ़ाई है, पहले ICF कोच थे और अभी आपके वंदे भारत और अच्छे कोच, सेमी हाई स्पीड की ट्रेनें, इस प्रकार का विस्तार किया और बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम किया। पहले एक्सीडेंट्स बहुत होते थे, अब एक्सीडेंट्स गिने चुने एक आध कहीं हुआ होगा। हमने टिकट बुकिंग, पहले लाइन लगती थी, अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग हो रही है। ये परिवर्तन जनता देख रही है, ये जनता को सब समझने में आ रहा है, ये बताने की ज़रूरत है। पहले तो ब्लैक में टिकट मिला करते थे, अब आपको तो वो बच्चे तो जो नौजवान बच्चे हैं 15 साल के, उनको तो पता ही नहीं है कि कभी ऐसा भी होता था क्या। यानी घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुकिंग करवाने की ये सुविधा दी है, ये ऐसी जो व्यवस्था की है, ये जनता के बीच में मैं आप सबका भी तो मैं उपयोग लेना चाहता हूँ। एक बार बताएं, अब ट्रैक रिन्यूअल पर जोर दिया है। ट्रैक ऐसे बनाए गए हैं कि जिससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हो। पहले सिग्नल पुराने थे, अब कवच का मतलब एंटी कॉलिशन सिस्टम ये लगा करके दिया है ताकि पहले से पता चल जाए और ट्रेन पहले से रोक दी जाएगी। हादसों में गिरावट हुई है। इसके अलावा यात्री सुविधाएं, हमने स्टेशन का पुनर्विकास किया। अब आप देखिए पहले कितनी गंदगी थी। ट्रेन में कोई भी विदेशी यदि यात्रा करता था तो खिड़की में से बाहर देखता था तो भारत की प्रतिष्ठा खराब होती थी। ट्रैक पर लोग बैठा करते थे और बहुत एकदम शर्म आती थी हम सबको। कोई बहन बेटी यदि ट्रेन में सफ़र कर रही है तो हम रोकते थे कि भाई खिड़की में मत देखो, इधर देखो, हमें बात करो। आज स्थिति में कितना परिवर्तन आया है। प्लेटफॉर्म देखिए कितने साफ़ सुथरे प्लेटफॉर्म्स हैं, कितना रेलवे ट्रैक्स वो भी साफ़ सुथरे होने लगे हैं, कितना विस्तार हुआ, ये परिवर्तन आया है। बेहतर सफाई हुई। कई स्थानों पर बुजुर्ग है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा नहीं सकता था, हमने वो एस्केलेटर वो लगाने का काम किया, लिफ्ट ये सारा किया। ये अब बदहाल नहीं है। एयरपोर्ट जैसी रेलवे प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं, ये परिवर्तन हुआ है। ये हमें जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है। इसी प्रकार से ईंधन की बचत, पर्यावरण को ये सारा फ़ायदा, ये जो हो रहा है ये देखना। लोग क्या देखते हैं कि हमें कितना मिला, यह मत देखो केवल कि स्लैब पिछली बार बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया तो हर बार स्लैब्स की इंतज़ार करते हैं, ये ठीक नहीं। आधारभूत ढांचा तैयार हो रहा है, नींव तैयार हो रही है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। उस विषय को समझना चाहिए कि आने वाली पीढ़ियां आराम से अपना और विकास करेगी, उनको अवसर मिल रहा है विकास का। ये सब बातें जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है। ये देखिए माल की ढुलाई, पहले पैसेंजर ट्रेनों में ही और डिब्बे लगा दिए करते थे। आपको पता होगा ना, माल का डिब्बा पहले रेलगाड़ी के अंदर ही लगता था कि ये मालगाड़ी का डिब्बा रहेगा। अब अलग से फ्रेट कॉरिडोर बना दिया, अलग से दे दिया। ये सब जो एक सोच देखिए उस व्यक्तित्व की कि कितनी बढ़िया सोच है कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिए माल ढुलाई के लिए, और उसमें आय भी हो रही है, रेलवे को भी आय हो रही है। पहले तो डिब्बे उसमें लगाते थे, उसमें 2 डिब्बे 3 डिब्बे और उसी में वो सब चलता था। सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो दुर्घटनाओं में कमी आई है। ये सारा जो ये परिवर्तन आया है ये हमें जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है। रेलवे के मामले में देखिए कितनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया, ये सारा आपके सामने है, जो आपने बजट में भी देखा होगा। अभी
आपके बनारस, पटना, और वहाँ देखिए जहाज़ों की मरम्मत के लिए और प्लांट लगेंगे। अभी जितने भी ये जहाज़ है उनकी मरम्मत के लगेंगे। दिल्ली वाराणसी सिलीगुड़ी में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहा है। 5 वर्षों में 5 औद्योगिक क्षेत्रों में कार्बन कैप्चर के लिए 20,000 करोड़ का ये प्रस्ताव दिया है। ये भी और जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है। ये देखिए आप, पहले जीडीपी 2014 में 1 से 1.2% थी, अभी जीडीपी बढ़ी है 2 से 2.1। और एम्स पहले 2009 में 1 एम्स था दिल्ली में, और अभी 24 एम्स तो हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में बना दिए गए। अभी एक आयुर्वेदिक एम्स और 5 बनाने की घोषणा इसी बजट में की है। कोविड के बाद में ये महसूस किया गया कि आयुर्वेद से जैसे बहुत बड़े कोविड में बचाव हुआ, इसीलिए ये ध्यान दिया गया कि इस प्रकार के आयुर्वेद को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हमारे मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता व्यक्ति में विकसित हो। हम जानते हैं कि कई ऐसी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि कोविड में कैसे बचे लोग, चाहे वो एक जड़ी बूटी के माध्यम से बचे, तो उसको समझ करके और इसको और विकसित कैसे किया जा सकता है, इसका प्रयास किया। स्वास्थ्य बीमा पहले राज्य स्तर तक सीमित था, अभी आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन चुकी है, दुनिया की सबसे बड़ी। आपको पता है कि देश में ये डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग, किडनी, लीवर संबंधी रोग बढ़ने लगे हैं, तो इसकी रोकथाम के लिए भी योजनाएं बन रही है। और इसका ये प्रयास जो कर रहे हैं, ये मतलब आयुर्वेदिक जो एम्स बनेंगे उसमें इसका लाभ मिलने लगेगा। बजट का आकार देखिए आप, पहले की तुलना यदि करें तो पहले था 2 लाख करोड़, 13 की बात बता रहा हूँ, और अभी हुआ है 54.1 लाख करोड़। क्या तुलना की जा सकती है? 54.1 लाख करोड़ का वॉल्यूम बना है। पूंजी व्यय पहले की तुलना में, पहले मैंने बताया आपको कि 1% था, अभी 12.2 लाख करोड़ का हुआ। और जीडीपी जो है अभी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है हिंदुस्तान की, कि दुनिया तो आर्थिक दृष्टि से मार खा रही है, पिट रही है, लेकिन हिंदुस्तान की जीडीपी 7.4। अपन गर्व कर सकते हैं कि जीडीपी इतनी बढ़ी। राजकोषीय घाटा कम हुआ है, पहले की तुलना में बहुत कम हुआ, 4.3 रह गया केवल। और 1 अप्रैल से जो इनकम टैक्स एक्ट जो वो लागू हो जाएगा, उससे सरलीकरण भी हो जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़वाने का काम किया है। कोई हमारा हिंदुस्तानी बाहर से कमाई करके आता है विदेश से, तो उसको यहाँ निवेश करता है, तो 5 वर्ष तक उसको इनकम टैक्स में रिबेट देने का जो प्रावधान किया है, इससे निवेशक बढ़ेंगे हिंदुस्तान में। कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर वो काम करेंगे। सोलर इनपुट्स, और अब दवाओं का देख लीजिए, कई ऐसी दवाएं हैं कि जो जीवन रक्षक है, जिनके लिए, जैसे कैंसर का, या ऐसी दवाएं जिनके लिए बाहर से जो वो ड्यूटीज़ फ्री कर दिया। कई ऐसी दवाएं जिनमें ड्यूटी कम कर दी, ताकि हिंदुस्तान के कोई भी मरीज को और लाभ मिल सके। दवाओं को सस्ता किया, ये सब हम जानते हैं। किसानों के लिए यदि कहें, एक जिला एक उत्पाद, उसको बढ़ाने का काम किया कि अपने किसी भी ज़िले में यदि कोई आपने विशेष कोई हो जो उत्पादन, जहाँ कहीं पर जीरा होता है, कहीं पर कोई तिलहन होता है, कहीं पर क्या होता है, तो उसको प्रोत्साहित करने का काम किया। और हिंदुस्तान के किसी भी कोने में वो माल बेचना चाहे तो मंडी में रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ई-नाम योजना, ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, इसके आधार पर वो कहीं भी बेच सकता है। मैं आपको बताऊं, अभी हमारे गंगानगर में किन्नू बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ। आपको मालूम है, पहले लोग टमाटर बाहर फेंका करते थे, प्याज बाहर फेंका करते थे, किसान बर्बाद होता था। अब उसको ये परेशानी नहीं है, अब उसका टमाटर भी है, तुरंत गति से और कहीं भी दूसरे मार्केट में भिजवा सकता है। अब उस किसान को मार नहीं खानी पड़ेगी। अभी किन्नू के लिए मैंने एक ट्रेन दी, अभी जो बंगाल और बांग्लादेश तक वो ट्रेन जो किन्नू पहुंचाया जा सका। खादी हस्तकला को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू की। वो कहते थे ना, महात्मा गांधी जी को याद नहीं करते हो, तो हम तो प्रातः स्मरण में याद करते हैं अपने। ये पुराने लोग, आपको सबको पता है ना, प्रातः स्मरण बोलते हो तो महात्मा गांधी रेव है ना, अपने उसमें है।
तटीय क्षेत्र में नारियल संवर्धन इस दिशा में किया। वहाँ पर क्या है कि दूसरी झाड़ियाँ वो हटा करके और नारियल को और अच्छे उत्पाद कैसे मिल सके, उसका अपन किस प्रकार से किसान को लाभ हो सके, इसकी चिंता की है। अब बादाम, अखरोट, इसकी पैदावार बढ़ाने का काम करेंगे। दुनिया को हम देंगे, मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अपना किसान यहाँ पैदावार तैयार करेगा और जिसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें रेवेन्यू प्राप्त होगी। ये आप काजू, कोको, प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड, ये आपको सबने बजट में देखा ही होगा। चंदन के पेड़ ये लगाने का, इसको प्रोत्साहित करने का काम करेंगे हम। लकड़ी, ऐसी इमारती लकड़ी जो ऐसे पेड़ लगवाएंगे, ये हमारे किसान को, जिससे आय बढ़ेगी, किसान मजबूत होगा। रेशम, ऊन, जूट, फाइबर, आत्मनिर्भरता, ये सारा जो है पारंपरिक क्लस्टर, ये वस्त्र विस्तारण योजना, बुनकरों को काम मिलेगा। यहाँ पर वस्त्र निर्यात करने में हिंदुस्तान बहुत आगे है, जिससे हमारा पश्चिमी राजस्थान में भी आप देख सकते हैं और जयपुर तक यहाँ ऐसा निर्माण हो रहा है जिसको हम बाहर बेचते हैं। तो बाहर जब बेचेंगे तो रेवेन्यू प्राप्त होगी हमारे यहाँ के और उद्यमी को। और इसी प्रकार से नौकरी पेशा के लिए रिटर्न फाइल 31 दिसंबर, उसे 3 महीना और बढ़ा दिया। वो रिवाइज्ड वो रिटर्न भी पेश कर सकता है। अब देखिए, मोबाइल के मामले में पहले जापान और चाइना यही मोबाइल बनाया करते थे। आज तो दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में मोबाइल हिंदुस्तान में बन रहे हैं और हिंदुस्तान से हम बाहर भेजने की स्थिति में आए हैं। सोलर से जुड़ी हुई चीज़ें, सोलर पैनल्स, ये हम हिंदुस्तान में बना रहे हैं। ये बनाने का काम हमने शुरू कर दिया और सोलर पैनल्स से हम बिजली की और हम आत्मनिर्भर बनने लगे हैं। विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और अब घरों में, पहले तो हमने ऑफिस एज में तय कर दिया कि अब ऑफिस एज में जो सोलर पैनल्स लगाएंगे, जिससे ऑफिस एज में बिजली के बिल नहीं आएंगे। घरों को भी हमने सब्सिडाइज रेट पर अब देने का शुरू कर दिया है। सोलर पैनल्स लगाएंगे तो घरों के लोगों के और ये भी और फ़ायदा होगा। इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम, वो तो आपको पता है कि वो इनकम टैक्स में पहले जोड़ा जाता था, जो क्लेम के पैसे आता था वो अब उसमें छूट दे दी है। ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम बने, उसमें टैक्स कम किया, 5 की जगह 2 किया। पढ़ने के लिए बच्चे जाते थे बाहर मेडिकल पर्पज़ से कैसे भी, तो उसका टैक्स भी कम किया। अचल संपत्ति बेचने पर 10 की जगह पेन बेस्ट से काम चलाए गए। विदेशों में कमाई की घोषणा वो तो बता दी, 1 टाइम 6 मंथ फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोज स्कीम दे दी, ताकि वो कमाई करके आए और यहाँ 6 महीने में वो डिस्क्लोज कर दे तो उसको आय में जोड़ा जाएगा, उसको कोई भी किसी प्रकार की और आपत्ति नहीं है। ये सारी जो चीज़ है, ये मध्यम वर्ग के लिए देखिए 10 लाख तक का आप कुरियर से सामान बेच सकते हो, पहले नहीं बेच सकते थे, अब छूट दे दी है। कैंसर की दवाइयाँ सस्ती हुई, ये मैंने आपके सामने निवेदन किया ही है। इसके अलावा युवा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग कर सकता है युवा, वो दक्ष बनेगा। केवल उस पर निर्भर नहीं होना है, लेकिन उसका उपयोग करके अपनी योग्यता बढ़ाने का काम है। ये इसी प्रकार से करियर पाथवे उपलब्ध कराने की स्कीम, ये हम सबको 15,000 मिडिल स्कूलों में, 5500 कॉलेजों में AVGS कंटेंट, 1 लाख स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल तैयार होंगे, उनको नौकरियां मिलेगी। 1.5 लाख केयर गिवर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऐसे डॉक्टर्स तैयार होंगे, उनको भी और उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, हर जिले में 1 हॉस्टल बनाया जाएगा। 20 ऐसी, अच्छा पर्यटन की दृष्टि से भी आप देख लें, इसके लिए गाइड्स तैयार होने के 10,000 गाइड्स को तैयार करेंगे। हिंदुस्तान में बहुत पर्यटक स्थल है और उनके लिए गाइड्स तैयार होंगे, तो पर्यटन की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में आएगा तो हमारे टैक्सी वाले को रोज़गार मिलेगा, होटल वाले को रोज़गार मिलेगा, गाइड को रोज़गार मिलेगा और वहाँ पर वो कुछ भी टैक्स भी देगा, वो भी रेवेन्यू जनरेट होगी। ऐसे ये सारा कुछ किया है, ये हमें जनता के बीच में बताने की ज़रूरत है। 10 करोड़ रुपए के निवेश के साथ बायोफार्मा शक्ति का ये शुरू करेंगे। साइंटिफिक रिसर्च के लिए 1000 क्लिनिकल साइट्स बनाएंगे। सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन, इंडियन IP, सप्लाई चेन, चिप मैन्युफैक्चरिंग,
चिप बना, आजकल आप देखते हो ना कि ये भाव बढ़ रहे हैं चांदी के वगैरह के, वो चिप में काम में आ रहे हैं। तो अब हमने इसका विकल्प खोज लिया है, ये हिंदुस्तान में इस प्रकार का तैयार करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है, ये कई सी प्लेन्स, ऐसे प्लेन जो उनके लिए उपलब्धता, मतलब जैसे बड़ी चौड़ी नहरें हैं उस पर भी प्लेन लैंड कर सकता है, शिप जहाज भी यहाँ बनने लगेंगे, ऐसे कारखाने भी ये लगा रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था करी है। ई बसें, यानी जो प्रदूषण रहित ई बसें, ये 4000 ई बसें ऐसी जो ये चलाने की ये योजना बनी है। ये 10,000 करोड़ रुपए MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स जो है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, चैंपियन बनाने के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है। 10,000 करोड़ का मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेंगे। कई लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बनाओ, हमारे यहाँ बनाओ, तो छूट दे दी है कि बनाइए, हम ज़मीन उपलब्ध कराएंगे। कोई भी उद्योग लगाने के लिए आता है तो उसके साथ हम एक अधिकारी लगा देंगे, वो अधिकारी उसको ज़मीन दिला देगा, उसको बिजली का कनेक्शन करा देगा। घर बैठे बैठे उसको सीधा पूछेंगे कि आपको कितना हॉर्स पावर का, कितने केवी का कनेक्शन चाहिए, कि कौन सी पानी कितना चाहिए, वो चाहिए तो उसको वहीं पर स्पॉट पर करने का ये सारा कुछ व्यवस्था करी है। टेक्सटाइल स्कीम्स जो दी है, नेशनल फाइबर स्कीम है, मैन मेड फाइबर है, एडवांस्ड फाइबर है, ये सारी व्यवस्थाएं ये जो करने का काम है। बहनों के लिए भी देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, इनोवेटिव फाइनेंसिंग के लिए लखपति दीदी का प्रोग्राम, और महिलाएं भी और MSME में आगे आए, इस प्रकार की व्यवस्था भी करी है, उनको भी और सुविधाएं देने का काम किया है। ऐसे आप जानते हैं कि कितने आयुर्वेदिक एम्स वगैरह ये सब जो है ये यहाँ लगाने का प्रावधान किया है। आप जानते हैं कि टेक्सटाइल, हैंडलूम, ये अब राजस्थान की बात करें तो ये भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर जैसे केंद्रों को बहुत बड़ा फ़ायदा मिलने लगेगा। ये ऊन हमारे यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में भी और कई जगह पर भेड़ों की ऊन का भी है, तो रेशम, जूट, ये उद्योग भी लगेंगे। कोई निवार बनाएगा, कोई कुटीर उद्योग लगाएगा, कोई इसे खेस बनाता है, आधुनिक बनाता है, कई पश्मीना बनाता है। पश्मीना बहुत महंगा होता है, बहुत कीमती होता है। ये सारे काम अब यहाँ लगने लगेंगे। केवल कश्मीर में ही हुआ करते थे, ऐसा नहीं है। तो उसका उपयोग अब इस बेल्ट में भी करेंगे तो राजस्थान में भी इसका लाभ निश्चित रूप से मिलने लगेगा। ये ऐसी नेशनल फाइबर स्कीम, टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, मेगा टेक्सटाइल पार्क है, समर्थ 2.0 है, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना है, ये इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल प्रोग्राम ये मिलेंगे। ये इसके अलावा भी देखिए, ट्रेडिशनल क्लस्टर्स का आधुनिकीकरण भी करेंगे, नई मशीनरी लगेगी, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करेंगे, कॉमन टेस्टिंग सेंटर और पूंजीगत सहायता उसमें सरकार उपलब्ध कराएगी। ये सारा जो काम हो रहा है, अब जैसे अपने हाथकरघा उद्योग है, उसके लिए भी प्रोत्साहित करने का काम है, उसको मार्केट उपलब्ध करवाने का काम है। मेगा टेक्सटाइल पार्क है, चैलेंज मोड पर ये स्थापित हो, ये जिसमें भीलवाड़ा और ये सारे छोटे राजस्थान में लाखों ऐसे MSME है, उनको भी किस प्रकार से लाभान्वित किया जाएगा। ये Tier 2, Tier 3 कस्बों में कॉरपोरेट मित्र का मतलब है कि उसको सलाह देना, कोई भी उद्यमी है उसको गाइड करना, कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हो आप, उसके लिए हम अधिकारी लगाएंगे। वो आपको एक इच्छा व्यक्त करेगा व्यक्ति तो, कि मुझे ये मेरा उत्पाद है और मैं इसका एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। कई मिठाइयाँ हैं, आपको पता होगा, जो ख़राब नहीं होती है। कई हमें मिर्ची है, मिर्ची में मसाला डाल करके तैयार करते हैं और वो मिर्ची एक्सपोर्ट होती है और बहुत पैसा उससे प्राप्त किया जा सकता है। तो उसको गाइड कौन करे? बनाता है, तैयार करता है, खुद ही खाना घर में ही काम में ले सकता है। अचार अलग प्रकार का अचार होता है, वो ख़राब नहीं होता। तो ये चाहे नींबू का हो, चाहे कैरी का हो, या अपने मिर्ची कैसा भी हो, तो अब उसको मार्केट कहाँ है? तो उसके लिए मित्र, यानी ये बहुत बड़ी सोच देखिए उस व्यक्ति की, उस विलक्षण व्यक्ति की सोच देखिए कि हम इसका किस प्रकार से उसको व्यक्ति को लाभ दिलवा सकते हैं। तो उद्योग प्रेरित होगा, दूसरा व्यक्ति भी करेगा कि मैं इससे और अच्छा उत्पाद तैयार करूं मैं, और लेकिन मार्केट कहाँ है? तो मार्केट देने के लिए मित्र, उसका नाम दिया है मित्र, लेकिन वो गाइड करेगा, वो एक्सपर्ट होगा। ये सारी व्यवस्था की है। महिला छात्रावास बनाएंगे, ये तो आपको पता है, मैंने आपसे सामने निवेदन किया ही था। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, और इसको लेकर के क्रिएटर लैब्स 15,000
स्कूल्स में, ये ग्रामीण छोटे शहरों में रोजगार दिलाने का, 500 जलाशय, अमृत सरोवर एकीकृत विकास, पशु चिकित्सा में 20,000 नए विशेषज्ञ तैयार करवाना, यानी इस प्रकार के डॉक्टर्स जो पशु को सुरक्षा प्रदान कर सके, ये प्रजनन सुविधाएं किस प्रकार से बढ़ा सकें, अच्छी नस्ल तैयार हो, इसकी चिंता करने का काम भी किया है। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर्स, तीर्थ स्थल पर फोकस, ये देखिए आप, हमारे यहाँ बहुत तीर्थ स्थल है, तो उसका भी ये हम करेंगे। ऊर्जा के मामले में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इसमें भी भारत किसी से पीछे नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, वैसे तो मेरे पास में बहुत लंबा चौड़ा पुलिंदा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि बाकी बजट की सारी सामग्री आपको समय समय पर, और कल भी आपने सबने तैयार की है। मेरा तो इतना ही कहना है कि जब इस प्रकार से परिवहन के लिए आप देखिए 5,98,520 करोड़ का परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन पर, रक्षा के लिए 5,94,585 करोड़ का, ग्रामीण विकास के लिए 2,73,108 करोड़ का प्रावधान, और गृह कार्य के जो अपने घरेलू जो उसका विकास करने के लिए 2,55,234 करोड़ का, कृषि और संबद्ध कार्यकलाप के लिए 1,62,671 करोड़ का, यानी इस प्रकार से शिक्षा पर 1,39,289 करोड़ का, ऊर्जा के लिए 1,09,029 करोड़ का, यानी स्वास्थ्य के लिए 1,04,599 करोड़। ये सारा यदि मैं बताना चाहूँ, ये सारी स्कीम्स आप सबको पता है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपने पता किया होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि जब आधारभूत ढांचा तैयार होगा, जब नींव तैयार होगी, तो नींव तैयार करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार मिलेगा, अपने पैरों पर व्यक्ति खड़ा होगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। हमारा व्यक्ति कल का जो नौजवान है वो आत्मनिर्भर बनेगा, निश्चिंत होकर के और अपना काम आगे बढ़ा सकता है। तो उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। हम आज दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कहीं कोई ट्रंप कभी धमकी देता है तो कभी ट्रंप घुटने टेकता है। तो ये सारा देखिए आप कैसे कैसे कर दिया है ये विलक्षण व्यक्ति ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, कि यूरोप के साथ में किस प्रकार का समझौता कर दिया। दुनिया वो सोचने लग गया कि मैंने कैसा एक दोस्त खो दिया, यानी ये परिस्थितियां पैदा की है। वो दृढ़ता से और हिम्मत के साथ में आगे बढ़ रहा है बिना किसी की परवाह किए। हमारे इस देश को नेशन फर्स्ट की भावना के साथ, राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ में वो आगे बढ़ रहा है कि मुझे श्रेय मिले कि नहीं मिले, मेरा कल का भारत का नौजवान वो सुरक्षित जीवन जीना चाहिए, वो स्वाभिमान के साथ में जिंदा रह सके, दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, हमारे देश का नागरिक दुनिया में किसी भी देश में जाए तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाए, ऐसी परिस्थितियां पैदा हो, वो स्वयं अपने पैरों पर खड़ा हो। इस प्रकार की चिंता किसान, मजदूर, कर्मचारी, रेहड़ा वाला, ठेले वाला, उसने मुद्रा योजना दी। आप कल्पना कर सकते हैं कि रेहड़ी वाला जो ठेला चलाता है वो 50,000 रुपये तक का कर्जा ले तो उसको गारंटी नहीं देनी पड़ती कोई भी किसी पे। ऐसे ऐसे योजनाएं उस प्रकार की दी है। मृदा परीक्षण का किसान को, और कि वो ज़मीन, अपनी ज़मीन में क्या बो सकता है, फूल बो सकता है, फलदार कर सकता है, तभी तो ये किन्नू पैदा हो रहा है, तभी तो ये ऐसी ऐसी उत्पादन की अपनी वस्तुएं तैयार हो रही है। इसलिए उनका जितना धन्यवाद दिया जा सके वो कम है। वो राष्ट्र का एक ऐसा महापुरुष हमें मिला है, हम गर्व कर सकते हैं, जो इस देश को आत्मनिर्भर स्वाभिमान संपन्न भारत का निर्माण करने में अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार खड़े हैं। इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहूँगा कि जनता के बीच में मैंने जो कुछ बातें कही है, इससे ज़्यादा आपके पास में भी बातें हैं, आप इन बातों को जनता के सामने रखें। जो दुश्मन या हमारा विरोधी कमियां निकाले, कोई चिंता की बात नहीं, हम कमियों को सुधार करने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन भ्रम नहीं पैदा करे, अफवाह नहीं फैलाए, सच्ची बात कहे, सही बात कहेगा, हमारी कमी होगी तो हम सुधार करेंगे, लेकिन सही बात नहीं कहे, केवल असत्य फैलाए, ये ठीक बात नहीं है। जी हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे। राजस्थान के करों की जो हिस्सेदारी है वो कम हुई है और सरकार कह रही है कि हम केंद्र सरकार कह रही है कि राजस्थान को अधिक पैसा देंगे, ये कैसे संभव होगा, इसकी गणित क्या होगी? देखिए, राजस्थान में किसी भी प्रकार का कर कम नहीं हुआ है। जो RGST है वो राजस्थान को मिलेगा, CGST वो केंद्र को मिलेगा, कोई कटौती नहीं हुई है, बढ़ने वाला है। लेकिन इस साल जो कमी हुई है उसके बारे में किस तरीके गणित बैठेगी, उनको पैसा अधिक आएगी?
नहीं, आप देखिए कोई कमी नहीं हुई है। राजस्थान में इनकम बढ़ी है। राजस्थान में भजन लाल जी कितना विकास का काम कर रहे हैं। आप देखिए कितना पैसा हर मामले में अभी 30-30 करोड़ तो एक एमएलए को विकास के लिए सड़कों का दे दिया। तो कहाँ से आया पैसा? बहुत रेवेन्यू जनरेट हो रही है राजस्थान में, बहुत प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में हो रही है। कमी नहीं आने देंगे, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, मेवाड़ और मारवाड़ का नाम साथ में लिया जाता है। आप भी बिलोंग करते हैं, उदयपुर बैठे हैं, गजपाल जी बैठे हैं, जोधा जी बैठे हैं। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में रेल कनेक्टिविटी सालों से इंतजार में है, जो केंद्रीय बजट का हिस्सा है, इसमें अब तक कुछ नहीं हो पाया। ये बात आपने सही कही है। ये हमने इसका वो डीपीआर बनवाया है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाई है। पहले तो वो नैरो मीटर गेज की ट्रेन वो चलती थी मावली से होकर के और वो गोरख घाट वाली। अब इसका डीपीआर तैयार करवाया है। डीपीआर बन जाएगी तो इसका भी ब्रॉड गेज में और फिर बाद में इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। अभी वो जरूर है, आपने सही कहा है। ये जो आपने रेल की बात की, तो उदयपुर संभाग के अंदर रेलों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यहाँ से ट्रेन जाता है, मतलब जो सामान जाता है वो भी वाया रतलाम उनके पोर्ट पे जाता है। अहमदाबाद कनेक्टिविटी नहीं, वो बढ़ाने का काम किया। अभी बांसवाड़ा को भी जोड़ने का वो डीपीआर बन गई है और इधर राजसमंद को जोड़ने 15 साल पुरानी है। नहीं, अभी नया बनवाया है। अभी 15 साल पुरानी डीपीआर है सर। मैं आपको कह रहा हूँ, वो आप सही कह रहे हो, मुझे पता है। वो अहमदाबाद असरवा को लेकर मैं आपसे यही बता रहा हूँ। आप 15 साल पुरानी जो बता रहे हैं उसमें चेंज हुआ है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, रतलाम ये डीपीआर तैयार हो रही है और इधर आपके ये राजसमंद से लेकर के और ब्यावर ये डीपीआर भी तैयार हुई है। दोनों हुई है। हम बढ़ाने के लिए तैयार खड़े हैं। विस्तार होगा, लेकिन जादू के डंडे से नहीं होता, काम धीरे धीरे करके एक करके होगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। सर दूसरी चीज के राजस्थान, अब आपने बजट को लेकर कहा, तो राजस्थान को इस बजट में स्पेशल क्या? मैंने गुनाया ना साहब, राजस्थान के लिए तो बताया ये सारा। ये तो पूरा नहीं, इसमें से राजस्थान का निकाल के बताया। मैंने आपको बताया कि जो जैसे भारतमाला प्रोजेक्ट है उसकी भी नई एक स्कीम तैयार हो गई है। जो भारतमाला प्रोजेक्ट का रोड भी इधर बनेगा। ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं, मैंने राजस्थान के लिए जयपुर, जोधपुर, ये आपके पाली, इस बेल्ट का मैंने जिक्र किया था। और पर्यटन जो है राजस्थान के पर्यटन का भी मैंने जिक्र किया है। ये सारा कुछ किया ही है। अरावली को हम सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित रहेगी अरावली। 1 इंच भी खराब नहीं होने देंगे हम, गारंटी है हमारी। कल गहलोत साहब ने बजट को लेके ऊंची दुकान फीका पकवान बताया और उन्होंने कहा राजस्थान के लिए सौतेला व्यवहार किया गया है बजट में। तो आप किस तरह? गहलोत साहब यदि हमारे बजट की प्रशंसा करेंगे उनकी दुकान खाली हो जाएगी, है ना, इसलिए वो तो विरोध करेंगे ही।